चलें थोड़ा सा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसे कारोबार पर जो कि बेहतरीन मुकाबले वाले बाजार का हिस्सा हो, तवील मुद्दत में क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ हमारे उल्टे हाथ पे वो है जो कि अब तक हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, यानी हमारी मांग और फराहमी, डिमांड और सप्लाई का कर्व, वो भी एक बेहतरीन मुकाबले वाले बाजार के हिसाब से। और हम यहाँ कीमत तवाज़ुन भी देख सकते हैं जो कि बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। और हमने ये बात की थी कि एक ऐसे बेहतरीन मुकाबले वाले बाजार में कारोबार को बाजार में मौजूद कीमतों पर काम करना होता है। यही वजह है कि बाजार वाली कीमत ही उनका इजाफी आमदनी का कर्व भी होती है। और हालांकि वो कीमत तो अपनी मर्जी की नहीं चुन सकते, मगर मिकदार उनकी मर्जी की हो सकती है। और अक्लमंदी यही होती है कि उतनी मिकदार बनाई जाए जब तक उनकी इजाफी आमदनी उनकी इजाफी लागत से ज़्यादा रहे, या तब तक जब तक ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर न हो जाएं। तो इस वाले कारोबार के लिए दिए गए हालात के हिसाब से अक्लमंदी ये होगी कि इतनी मिकदार बनाई जाए, यानी यहाँ तक। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, इस मिकदार में वो मुआशी मुनाफा कमा रही होंगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इतनी ही है इनकी औसत मजमूई लागत, और ये हुई औसत इजाफी लागत। तो मतलब ये कारोबार इतना पैसा फ़ी यूनिट बना रहा है। इसको ज़र्ब दिया जाएगा कुल मिकदार से, तो ये आ गया ये डब्बा जो कि दरअसल इस कारोबार का मस्बत मुआशी मुनाफा है। अब ये तो बात हुई है मुख्तसर मुद्दत की। अब हम देखते हैं कि तवील मुद्दत में क्या होगा। यहाँ ये बात याद रखनी है कि मस्बत मुआशी मुनाफे का मतलब है कि यहाँ पे मिलने वाला मुनाफा हर उस मुनाफे से ज़्यादा है जो कि इस ही पैसे को कहीं भी और लगा के कमाया जा सकता हो। अब तो लोग ये सोचेंगे कि जी हमें भी ज़्यादा वाला मुनाफा कमाना है, लेकिन जब और भी लोग बाज़ार में आना शुरू कर देंगे तो होगा क्या? जाहिर है ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो वही चीज़ ज़्यादा बनने लगेगी। इस बाज़ार की उस चीज़ की फराहमी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये सप्लाई कर्व अपनी जगह तब्दील कर लेगा। तो इस वाले को हमने लिख दिया फराहमी नंबर 1। अब आ गए मज़ीद कारोबार, तो ये हो गया फराहमी नंबर 2। अब ये इस वाले कारोबार को मुआशी मुनाफे के लिए कितनी मिकदार बनानी चाहिए? यहाँ ये याद रखना है कि ये कारोबार बाज़ार में मौजूद बहुत सारे बाज़ारों में से कोई एक है। तो अब इस सूरत में हमारे पास एक नई कीमत तवाज़ुन आ जाएगी। तो अगर ये थी कीमत नंबर 1, तो ये आ गई नई वाली कीमत, यानी कीमत नंबर 2, जो कि अब बन गया इस बेहतरीन मुकाबले वाले बाज़ार में मौजूद सारे ही कारोबार के लिए एक नया वाला इजाफी आमदनी का कर्व। और ये आ गया इधर। तो अब इस सारी सूरत हाल में इस कारोबार को कितनी मिकदार बनानी चाहिए? तो एक दफ़ा फिर, जब तक इजाफी आमदनी इजाफी लागत से ज़्यादा है, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार बना सकते हैं तब तक जब तक ये दोनों बराबर न हो जाएं। तो अब ये वाला कारोबार इतनी मिकदार बनाएगा जो कि थोड़ी कम होगी, मगर यहाँ गौर करें कि और ज़्यादा कारोबारियों के आने से क्या होगा। अगर हम देखें तो ये जो लाइन है जो कि कीमत की भी है और इजाफी आमदनी की भी, ये नीचे आ गई है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब ये कारोबार वो वाला मस्बत मुआशी मुनाफा नहीं बना रहा, बल्कि यहाँ तो औसत मजमूई लागत और इजाफी लागत बिल्कुल एक जितनी है। तो इसको एक तो इस तरह से देखा जा सकता है कि एक बेहतरीन मुकाबले वाला कारोबार पैदावारी हिसाब से मौसर तरीन अंदाज में काम कर रहा होता है। वो उतनी ही मिकदार बना रहे होते हैं कि जिनसे उनकी औसत मजमूई लागतें अपने कम तरीन हिस्से में होती हैं। हमने पहले ये बात की थी कि वो जगह जहाँ इजाफी लागत का कर्व औसत मजमूई लागत वाले कर्व से टकराता है, वो हिस्सा औसत मजमूई लागत का कम तरीन हिस्सा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक इजाफी लागत औसत मजमूई लागत से नीचे होती है, औसत मजमूई लागत कम से कम तर होती चली जाती है, मगर जैसे ही इजाफी लागत औसत मजमूई लागत से ऊपर जाती है, अब औसत मजमूई लागत का कर्व ऊपर को जाने लगता है।
تو ہم نے صورتحال دیکھی کہ مختصر مدت میں جہاں معاشی منافع مثبت ہوگا، وہاں طویل مدت میں نئے کاروبار اس بازار میں آنے لگیں گے، جس کی وجہ سے معاشی منافع گر کر صفر پہ آ جائے گا، اور اس جگہ پہ وہ کاروبار جو کہ صفر معاشی منافع پہ کھڑا ہے وہ پیداواری حساب سے مؤثر ترین کام کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے اوسط مجموعی لاگت کے کرو کے کم ترین حصے پہ کام کر رہا ہے۔ اور ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ یہ جو توازن والا حصہ ہوتا ہے یہ نشاندہی کرتا ہے ہمارے بازار کی بہترین قیمت اور مقدار کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ ہم بازار کی قیمت و مقدار کی تقسیم کے حساب سے بھی مؤثر انداز میں ہی کام کر رہے ہیں۔ ہم پہلے ڈیڈ ویٹ لاس کے تصور کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں، یعنی وہ بوجھ جو معاشرے پہ کسی بازار کے غیر مؤثر انداز سے کام کرنے کی صورت میں آتا ہے۔ یہاں ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹھیک اس توازن کی جگہ پہ ہمارا اضافی فائدہ ہماری اضافی لاگت جتنا ہی ہے۔ ہم میں سے کچھ ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا ہو اگر یہ سب کچھ دوسری طرح سے ہونے لگے۔ مثال کے طور پہ کیا ہو کہ کچھ زیادہ ہی لوگ اس بازار میں آ جائیں، اتنے سارے کہ فراہمی کا کرو نمبر 3 یہاں پہ آ جائے، تب کیا ہوگا؟ ہم اس کو یہاں تھوڑا اور واضح کر لیتے ہیں۔ یہ ہوا اضافی آمدنی نمبر 1 جو کہ برابر ہے قیمت نمبر 1 کے۔ یہ ہوا اضافی آمدنی نمبر 2 جو کہ برابر ہے قیمت نمبر 2 کے۔ اور اب آ جائے گا اضافی آمدنی نمبر 3 جو کہ برابر ہوگا قیمت نمبر 3 کے۔ تو اب اگر بہت زیادہ ہی کاروباریوں نے اس بازار کا رخ کر لیا تو اس والے کاروبار کے لیے حالات مشکل ہو گئے ہیں۔ یہ بنا تو رہے ہوں گے یہ والی مقدار، مگر اس مقدار پہ ہر یونٹ پہ ان کی لاگت ان کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ تو ادھر تو یہ لوگ مختصر مدت میں معاشی نقصان میں کام کر رہے ہوں گے، لیکن طویل مدت میں کیا ہوگا؟ تو یہ والا کاروبار چونکہ نقصان میں ہے تو یہ کاروبار بند کر کے بازار چھوڑ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کاروبار نقصان میں چل رہے ہوں گے سبھی بازار چھوڑ دیں گے، جس کی وجہ سے بازار میں فراہمی کم ہوگی، اور یہ فراہمی والا کرو واپس فراہمی نمبر 2 پہ آ جائے گا، اور ہم دوبارہ اسی صورتحال میں آ جائیں گے کہ کوئی معاشی منافع تو نہیں ہو رہا ہوگا مگر بازار مؤثر انداز میں چل رہا ہوگا، معاشرے پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور کاروبار اپنے اوسط مجموعی لاگت کے کم ترین حصے پہ کام کر رہے ہوں گے، جس کو پیداواری مؤثر پن بھی کہا جا سکتا ہے۔